हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं जो भी चैप्टर लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सभी जो पढ़ाई करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए, सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम तक उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम किसी भी चैप्टर में कुछ भी भूलते हैं या कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन का आंसर गलत ही हो जाता है। खास तौर से छोटे छोटे बच्चे जो हमारे 5th क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है क्योंकि भाई वो लोग छोटे होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें ग्रैप नहीं कर पाते। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो चैप्टर पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आज जो लाए हैं वो है हमारी क्लास 5th की हिंदी की बुक रिमझिम की वर्कशीट, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर वर्कशीट का। क्या है? चैप्टर नंबर 18, चुनौती हिमालय की। तो उसमें क्या देखा था? जवाहरलाल जी और उनके चचेरे भाई और एक कुली था और किशन यानी कि गाइड। ये 4 लोग जो हैं ये कहाँ चलते हैं? अमरनाथ पे। वैसे तो जवाहरलाल जी और उनके जो भाई हैं वो कश्मीर की यात्रा करते हुए मातायान तक आते हैं, फिर उसके बाद आगे प्लान बनता है कि चलो भाई अमरनाथ चला जाए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अमरनाथ के पहाड़ी रास्ते जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं और एंड तक जो है मुश्किलें बहुत आती हैं। जवाहरलाल जी खाई में भी गिरते हैं, किसी तरह ऊपर आते हैं, मगर वो लोग अमरनाथ तक नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या क्या चुनौतियों का सामना किया था, ये सभी हमने इस पार्ट में पढ़ा था। तो अब फटाफट इसकी वर्कशीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं हमारे वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्या है यहाँ पर? पहला प्रश्न, कुली ने मातायान और अमरनाथ के बीच की दूरी कितनी बताई थी? कितना बताया था कि आप मातायान से अमरनाथ इतनी दूर है? उन्होंने 10 मील, 8 मील, 6 मील या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने बताया था 8 मील की दूरी यहाँ से है, मतलब मातायान तक पहुँच गए थे और वहाँ से अमरनाथ मात्र 8 मील की दूरी पर था। नेहरू जी पहाड़ पर चढ़ने से पहले किस अंग में रस्सी बांधकर तैयार हुए? कौन से अंग में बांधी थी? उन्होंने कमर में रस्सी बांधी थी। जब भी कहीं पर भी आप लोग पर्वतारोहण करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे आदमी जो है एक दूसरे से रस्सी से बंधे होते हैं, तो उन्होंने कमर में रस्सी बांधकर वो तैयार हो गए थे। फिर नेक्स्ट है, खाई में गिरने के बाद नेहरू जी को रस्सी कसकर पकड़ रहने की हिदायत किसने दी? अब वो गिर गए खाई में, अब उनसे कौन बोल रहा है कि भाई अच्छे से कस के रस्सी पकड़ के रखना? ये कौन उनसे बोल रहा था? उनके चचेरे भाई किशन ने, कुली ने, या सब ने मिलकर? तो ये बात बोली थी उनके चचेरे भाई ने। नेक्स्ट है, नेहरू जी के खाई से बाहर आने के बाद उनके भाई ने किसका शुक्रिया अदा किया था? जाहिर सी बात है, जिसने उन्हें जो है खाई से निकाला उन्हीं का शुक्रिया। तो किसने निकाला था? कुली ने निकाला था और किशन ने निकाला था। तो यहाँ पर सही क्या होगा हमारा? का और खा दोनों सही है, तो हम यहाँ लगाएंगे गा पे मार्क। नेक्स्ट आते हैं, जवाहरलाल जी किसके साथ घूमने गए थे? किसके साथ घूमने गए थे? वो अपने चचेरे भाई के साथ घूमने के लिए गए थे। किशन कौन था? किशन जो अब गाइड का काम कर रहा था, बेसिकली वो क्या था? वो था गडेरिया। यानी गडेरिया का मतलब क्या होता है? जो भेड़ों को चराता है वो। तो यहाँ पर किशन कौन था? एक गडेरिया था। फिर है, जवाहरलाल जी वास्तव में कहाँ घूमने निकले थे? दिल्ली, मुंबई, कश्मीर या असम? वास्तव में वो कहाँ निकले थे घूमने? कश्मीर। तो सही क्या है? कश्मीर। कुल कितने लोग पहाड़ चढ़ रहे थे? कुल कितने? 4 लोग पहाड़ चढ़ रहे थे। जवाहरलाल, उनके चचेरे भाई, कुली और किशन, ये 4 लोग थे सही में। अब आ गए हमारे पास सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। जो वाक्य सही है उस पर हम सत्य लगाएंगे और जो गलत है उस पर हम क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे। क्या दिया है? जोड़जिला मातायान की तुलना में अमरनाथ से दूर ना था। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। जोड़जिला मातायान की तुलना में अमरनाथ से दूर ना था, तो ये सत्य है कि असत्य? ये बात है सत्य, सही बात है, वहां से ज्यादा दूर नहीं था। फिर नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर की सैर पर निकले थे, ये भी सत्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सत्य। तिब्बती पठार की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। तिब्बती पठार में किसी तरह की हरियाली नहीं थी, वहां पे टोटल ही हरियाली रहित था, यानी कि सूनापन था। तो ये क्या है? असत्य है, वहां पर किसी प्रकार की हरियाली नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान नेहरू जी को एक कुली ने लौट जाने का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही। एक कुली के जो है वो नाक से खून आने लगा था जब,
तो उससे क्या होता कि अब आप लौट जाइए। तो यहाँ पर सही क्या है, ये सत्य है। फिर है जवाहरलाल का अमरनाथ पहुंचने का सपना पूरा हो गया था, नहीं, वो अमरनाथ नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अब आ गए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहला, नेहरू जी ने डैश जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो गए। अब क्या है, नेहरू जी डैश जाने के लिए सुबह सवेरे, कहाँ जाने के लिए, वो था अमरनाथ जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ी रास्तों पर एक एक डैश भरना भी कठिन था। एक एक पग भरना या डग भरना भी कठिन था, मतलब एक एक पैर रखना भी बहुत मुश्किल। भाई जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और उसमें हमें चढ़ाई चढ़नी होती है, तो चढ़ाई चढ़ते समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ चढ़ाई ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर एक एक कदम भी हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बर्फीला मैदान दूर से डैश दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। तो बर्फीला मैदान जो है दूर से जितना ही सपाट दिख रहा था, यानी कि बिल्कुल जैसे लग रहा था समतल है, हम ऐसे चल के पार कर लेंगे, लेकिन जब पास पहुंचे तो वो उतना ही उबड़ खाबड़ था, उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट है, नेहरू जी के पास पहाड़ी खाइयां पार करने का उचित डैश नहीं था। क्या उचित नहीं था, सामान नहीं था। भाई बहुत जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, पार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो उनके पास नहीं थी, क्योंकि भाई वो तो कश्मीर घूमने निकले थे, तो अमरनाथ ऐसे ही आगे चल दिए थे, तो उनके पास उचित सामान नहीं था। फिर है, लेकिन इन डैश रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर हो रहा था। तो क्या, कहाँ पर दूभर हो रहा था चलना, वो था पहाड़ी रास्तों पर। पहाड़ के जो रास्ते हैं क्या होते हैं, पहाड़ी रास्ते, उन पर जो है 8 कदम भी चलना दूभर था, यानी कि बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर है, डैश की दुर्गम पर्वतमालाएं मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। कहाँ की दुर्गम पर्वतमालाएं थी, वो थी हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। अब आते हैं, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, पाठ से ही एक गद्यांश रखा गया है, इसको पढ़ना है और फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो क्या दिया है, जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया और खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, ऊपर चढ़ने के क्रम में कौन सी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। क्या परेशानी आ रही थी, वो था आपका सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, ऊपर चढ़ने के क्रम में सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। नेक्स्ट है, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक कुली को क्या हुआ था, उसका क्या हुआ था, उसके जो है नाक से खून आने लगा था। तो क्या था, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक कुली की नाक से खून बहने लगा था। नेक्स्ट है, नेहरू जी को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था, जैसे लग रहा था क्या, दिमाग में खून आ गया हो। तो सही क्या है, नेहरू जी को ऊपर चढ़ते समय कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। नेक्स्ट है, आगे बढ़ने का विलोम क्या होता है, आगे बढ़ना, विलोम क्या होगा, पीछे हटना। तो सही क्या है हमारा, पीछे हटना। अब आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमें इनका आंसर जो है 1 से 1.5 लाइन के बीच में देना है, 1 and 1.5 लाइन के बीच ही हमको इसका आंसर देना होगा। किशन नेहरू जी के साथ क्या काम किसे देकर चल पड़ा। अब किशन बेसिकली क्या था, एक गडेरिया था। अब उसे नेहरू जी के साथ जाना था, तो उसे क्या किया था, भेंट चढ़ाने का काम अपनी बेटी को देकर वो नेहरू जी के साथ चल दिया था। तो क्या था यहाँ पर, किशन भेड़े चढ़ाने का काम अपनी बेटी को देकर नेहरू जी के साथ चल पड़ा था। फिर आते हैं, नेहरू जी को बर्फीला मैदान कैसा लग रहा था, किस तरह लग रहा था, वो लग रहा था कौन से मुकुट के समान, देवताओं के मुकुट के समान। नेहरू जी को बर्फीला मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। नेहरू जी को खाई से किसने निकाला, जब वो खाई में गिर गए थे उन्हें किसने निकाला था, कुली ने और किशन ने निकाला था। तो क्या है यहाँ पर, नेहरू जी को खाई से कुली और किशन ने निकाला। ठीक,
फिर आते हैं नेहरू जी हमेशा किससे आकर्षित होते रहे, क्या चीज़ थी जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव करती रही, वे थी हिमालय की ऊंचाइयाँ। तो क्या है, नेहरू जी हमेशा हिमालय की ऊंचाइयों से आकर्षित होते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहरलाल जोजिला पास से आगे कहां तक पहुंच गए थे। अब जोजिला पास से आगे वो कहां तक पहुंचे थे, वो पहुंचे थे मातायान तक। तो क्या था, जवाहरलाल जोजिला पास से आगे मातायान तक पहुंच गए थे। फिर अमरनाथ की गुफा तक उनके साथ चलने को कौन तैयार हुआ था, कौन कौन तैयार हुआ था, उनके चचेरे भाई कुली और किशन, ये 3 लोग तैयार हुए थे उनके साथ चलने के लिए। तो अमरनाथ की गुफा तक के साथ चलने को कुली, किशन और उनका चचेरा भाई तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह कैसे लग रहे थे। सुबह सुबह जो बर्फ से ढके पहाड़ है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, उन पे धूप पड़ती है, तो वो पहाड़ किस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे, वो पड़ रहे थे जैसे कि जो है वो ताज, यानी कि कोई मुकुट होता है, सुनहरा होता है ना, तो वो सुनहरे सुनहरे चमकने लगे थे। तो बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक रहे थे। ताज अर्थात मुकुट होता है। अब सुबह की धूप कैसी होती है, सुनहरी होती है, वो सफ़ेद सफ़ेद है। जैसे ही वो सफ़ेद सुनहरी किरणें सफ़ेद पर पड़ती हैं तो वो कैसे, जैसे गोल्डन गोल्डन हो जाता है, जैसे लगता है कोई मुकुट पहने हो। फिर जवाहरलाल जी ने अपनी हथेलियाँ कैसे गर्म करी थी, उन्होंने रगड़ रगड़ कर गर्म करी थी। तो जवाहरलाल जी ने अपनी हथेलियाँ आपस में रगड़ कर गर्म करी थी। प्रश्न संख्या 9 है, किशन गडेरिया किस रूप में सहायता करने लगा था। तो वो क्या हो गया, किशन जो है वो गडेरिया था, लेकिन अब सहायता किस रूप में कर रहा था, वो एक गाइड के रूप में सहायता कर रहा था। तो किशन गडेरिया गाइड के रूप में सहायता करने लगा। फिर सुबह उनकी यात्रा कितने बजे आरंभ हुई थी। सुबह सुबह जब उन्होंने जो है मातायान से अपनी यात्रा शुरू करी, तो उन्होंने कैसे शुरू, मतलब कितने बजे शुरू करी थी, तो ये उन्होंने सुबह 4 बजे आरंभ की थी। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर पे। यहाँ पर हम थोड़े बड़े आंसर्स लिखेंगे, यानी कि आपका यहाँ 2 से 3 लाइन के आंसर जाएंगे। क्या है, जवाहरलाल नेहरू को कौन क्या चुनौती दे रहा प्रतीत हो रहा था। तो उन्हें हिमालय चुनौती दे रहा था। क्या था, जवाहरलाल नेहरू को हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं मुंह उठाए चुनौती देती प्रतीत हुई। तिब्बत की बर्फीली हवा असह्य होने के साथ साथ सुखदाई कैसे लग रही थी। देखिए, बर्फीली हवा है, जब हमको लगेगी तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन कहीं कहीं वो हमें बहुत अच्छा एहसास, सुखदाई मतलब अच्छा एहसास भी करा रही थी। अब एक तरफ तकलीफ भी दे रही है और सुखदाई एहसास भी करा रही है, ये कैसे। तो देखिए क्या है, तिब्बत की बर्फीली हवा बदन काटती है। जब बहुत ठंडी ठंडी हवा हमारे में लगती है, जैसे लगता है कि बदन कट रहा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। लेकिन दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी दे रही थी। भाई वो चढ़ रहे थे, तो चढ़ने में क्या था, थकान आ रही थी उनको, तो यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही फ्रेशनेस भी दे रही थी और उनके अंदर हिम्मत भी कर रही थी कि वो आप आगे बढ़ते रहिए। नेहरू जी के खाई में गिरने पर क्या उनका एकमात्र सहारा थी। अब क्या था, जब वो पैर फिसला और वो खाई में गिर गए, अब वो कौन सा एक सहारा था जिसके भरोसे वो खड़े थे, वो एकमात्र सहारा था उनकी रस्सी। तो यहाँ क्या लिखा, नेहरू जी के खाई में गिरने पर रस्सी उनका एकमात्र सहारा थी। नवयुवक कुली ने उन्हें क्या बताया था। जो नया कुली था, नवयुवक यानी कि वो यंग था, तो उस कुली ने नेहरू जी को क्या बताया था, उन्होंने बताया, नवयुवक कुली ने उन्हें बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो यहाँ पर उन्होंने कुली बताया, इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे ही है। तो उन्होंने बोला, अरे बहुत पास है, चलो हम चलते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है प्लान भी बना लिया था। प्रश्न संख्या 5 है, नेहरू जी के लिए कब चलना कठिन हो रहा था। वो कौन सा ऐसा समय था जब उन्हें लग रहा था कि अब हम नहीं चल पाएंगे। तो वो समय था जब पहाड़ी रास्ते पर जब वो चल रहे थे, क्योंकि भाई ऊंचाई थी, ठंडक थी और क्या कहते हैं, थकान भी थी, चढ़ना था, तो इन रास्तों पे उनके लिए चढ़ना मुश्किल हो रहा था। नेहरू जी के लिए पहाड़ी रास्तों पे चलना कठिन हो रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा, किससे कहा। आप कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना किसने किससे कहा है। तो यहाँ दिया है, शुक्र है भगवान का। ये बात किसने किससे कही थी, ये बात बोली थी चचेरे भाई ने जवाहरलाल से। नेक्स्ट आते हैं, सांप गिर गए, सांप,
तो साहब को जो है नेपाली भाषा में शाप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शाप गिर गए। तो यहाँ पर सही क्या है, ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी किशन ने चचेरे भाई से। फिर है लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं, ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी जवाहरलाल ने कुली से। अब आते हैं भाषा आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, अब हमारी भाषा क्या है, हिंदी। अब हिंदी पे आधारित इसका शुद्धिकरण हमको देखना होता है कि कैसे हम शुद्ध बोलते हैं, क्या चीज़ें गलत है। तो ये सभी हम कैसे जानते हैं, व्याकरण पर आधारित। तो अब इनको हम देखेंगे। ठीक है, क्या है पहला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब कुछ शब्द हैं जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे क्या है, ऊंची नीची, दुर्गम सुगम, स्वीकार अस्वीकार, सुस्ती फुर्ती। तो देखिए कहाँ पर है, फटाफट हमने लिख दिया, ऊंची नीची, दुर्गम सुगम, स्वीकार अस्वीकार, सुस्ती फुर्ती। उत्साह निरुत्साह, पसंद नापसंद, चढ़ाई उतराई, कालिमा, कालिमा मतलब काला, उज्जवल मतलब उजाला सफेद। फिर है यहाँ पर उभरी सपाट। नेक्स्ट आते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वाक्य आए हैं जिनमें हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। तो क्या है, बस तब तो जरूर चलेंगे। अब इसमें विराम चिन्ह नहीं लगे तो यहाँ पर क्या होगा, बस। बस के बाद देखिए हम कुछ सेकंड के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम कॉमा लगाएंगे यानी कि अल्प विराम लगेगा। तब तो जरूर चलेंगे, पूर्ण विराम। फिर आते हैं, भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। अब देखिए भाई के बाद हम कुछ देर के लिए रुके तो वहां पर देखिए भाई अल्प विराम, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। सॉरी। फिर आते हैं, सांप चोट तो नहीं आई। अब सांप के बाद देखिए सांप उसने बोला तो हम रुके यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आपका सांप। सांप वो बोल रहा है तो हमने यहाँ पर ऐसे में। फिर है, चोट तो नहीं आई। फिर है, घबराना मत जवाहर। तो यहाँ पर क्या होगा, घबराना मत यानी कि घबराना मत को हमने अल्प विराम लगाया, फिर पूर्ण विराम लगा दिया। अब आते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर हर प्रश्न के साथ कुछ दिया गया है। क्या है, संज्ञा शब्दों पर गोले लगाओ। अब यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द हैं जिन पे हमें गोले लगाने हैं। क्या है, हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं सामने थी। तो यहाँ पर हिमालय और पर्वतमाला ये दो हमारी क्या हैं, ये हमारी संज्ञा शब्द हैं। तो इनको हमने जो है सर्कल में कर दिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम को प्रयोग कर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो संज्ञा शब्द है, उनकी जगह हमें सर्वनाम शब्दों को लिखना है। जैसे दिया है, जवाहरलाल ने जवाहरलाल के भाई का हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ पर जवाहरलाल दो बार है तो क्या सही होगा, जवाहरलाल ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। तो ये हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ में रेखांकित शब्द क्या हैं। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं, पथरीली और चट्टान, पथरीली और सफेद, ये चट्टानों के बारे में बता रहा है। तो चट्टानें क्या है, संज्ञा है। बर्फ क्या है, ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में जो शब्द बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों। अब यहाँ पर ज्यों ज्यों शब्द किसके बारे में बता रहा है, ऊपर चढ़ने के बारे में। त्यों त्यों किसके बारे में बता रहा है, सांस लेने के बारे में। तो जो भी क्रिया शब्द के बारे में बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, जवाहर चढ़ते ही गए। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। अब क्रिया क्या है, चढ़ते ही गए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, चढ़ते ही गए सिंपल क्रिया, इसके बाद किसी की भी कर्म को नहीं बताया गया। कर्ता है, क्रिया है, कोई भी कर्म नहीं है बीच में। तो चढ़ते ही गए हमारा कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दी गई वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखो। अब हमारे पास यहाँ पर जो है शब्द आपके क्या दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं, इधर वर्ग पहेली दी गई, इनको हमें ढूंढ के लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे ढूंढ के। जहां जाना कठिन हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जहां जाना कठिन हो वो क्या होता है, आपका दुर्गम। ठीक है, फिर होता है क्या है, दुर्गम। फिर है जो ऊबड़ खाबड़ ना हो,
जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ ना हो तो क्या हुआ, वो सपाट हो। तो यहां पर अब हम सपाट ढूंढेंगे, ये रहा हमारा सपाट। नेक्स्ट आते हैं, दूर तक फैली चौरस ऊंची और पथरीली जमीन, वो क्या कहलाती है, पठार। ये हो गया हमारा पठार। नेक्स्ट आते हैं, जिस रास्ते पर कोई ना जाता हो, वो है निर्गम। फिर है हिम का घर, वो होता है आपका हिमालय। ठीक है, निकाल लिया। अब चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे लिखेंगे इसको हम। जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जो ऊबड़ खाबड़ ना हो सपाट, दूर तक फैली चौरस ऊंची व पथरीली जमीन पठार, जिस रास्ते पर कोई ना जाता हो निर्गम। फिर है जिस हिम का घर हिमालय। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला है उत्सुक। क्या है, गुरुजी उत्सुक शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। यानी कि जो बहुत क्यूरियस बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रश्न करते हैं, तो गुरुजी यानी कि टीचर उनके प्रश्नों के आंसर्स दे रहे थे। फिर है ठंडक। ठंडक में क्या होगा, पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंडक होती है, जाहिर सी बात है पहाड़ों पर ठंडक होती ही है। फिर है मनोहर। मनोहर का क्या होगा, कुछ दिन बाद मनोहर श्याम जोशी अल्मोड़ा पहुंचे। तो मनोहर यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, मनोहर बहुत दृश्य भी हो सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है एकमात्र। तो क्या है, अजय अपने माँ बाप के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। फिर आते हैं एहसास। एहसास का क्या होगा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वह मेरी बातों से आहत हो गया। मतलब मैंने इसे कुछ कह दिया जिससे दूसरे को बहुत तकलीफ हुई। अब है वचन बदलो। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये सभी आप देख रहे हैं एक वचन है, इन्हें हमें क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। बहुवचन लगाते समय बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जैसे कि मात्राओं में तब्दीलियां आती हैं, तो उनको आपको बहुत सावधानी से करना है। जैसा पहला है हथेली, तो इसका क्या होगा, हथेलियां। तो यहाँ पर देखिए क्या, हथेलियां। तो जहां बड़ी की मात्रा थी हमने छोटी की मात्रा की, फिर यहाँ आ गया। यहाँ के ऊपर देखिए नाक से भी आपकी आवाज आ रही है ना, हथेलियां। तो या के ऊपर आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदी लगेगा। फिर उसके बाद आते हैं पहाड़ी। तो फिर यहाँ क्या होगा, पहाड़ियाँ। तो यहाँ देखिए छोटी की मात्रा, फिर यहाँ लग गया। फिर है चट्टान, चट्टाने। अब यहाँ पर देखना है, जहां आपका नाक से निकल रहा है वहां बिंदी लगेगी, जहां नहीं निकल रहा है वहां नहीं लगेगी। अब आप यहाँ पर नाक से निकल रहा है तो हम निकल गया एक ही मात्रा। फिर है चुनौती, तो क्या होगा, चुनौतियाँ। फिर है हड्डी, हड्डियाँ। तो क्या हो गया, हड्डियाँ। तो ऐसे आपको देखिए वचन बदलते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। छोटी बड़ी की मात्रा छोटी में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर भी आपसे नाक से निकल रहा है वहाँ उस हिसाब से चंद्रबिंदी और आपकी बिंदी लगती है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने फटाफट खत्म कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर, हुआ ना। तो ये हमारी पूरी बुक की वर्कशीट हमने कंप्लीट करा दी। अब एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है भाई, मैग्नेट ब्रेन सब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आप बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लीजिए ताकि आप बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें। ये बुक्स ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बुक है थ्योरी बुक, उसके बाद एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करते हैं तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज़ बुक हो गई। हमने जैसे वर्कशीट किया तो एक बुक हमारी वर्कशीट बुक हो गई। इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करते ही आप जब सबमिट करेंगे तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगा इस बुक के लिए। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी से वो बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करिए और बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई करिए। तो फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लेके मिलूंगी मैं आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।